और पाकिस्तान के संदर्भ में जो तनाव की स्थिति है, आप लोगों को विगत दिनों में जो घटना घटी है और उसके परिप्रेक्ष्य में जो भारत सरकार के द्वारा और खासकर भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा बताते हुए भारत ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बाइसेक्ट किया है पूरे मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को, उसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। हेरॉन ड्रोन के बारे में चर्चा करेंगे जो इजराइल के द्वारा दिया गया है और वह किस प्रकार से जो है पाकिस्तान की कई शहरों को निशाना बनाया है, उस चीज को, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम सारी की सारी चीज की चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि लेता हूं। आपको पता है कि वायसरन घाटी पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को निहत्थे और पर्यटक के रूप में घूमे गए भारतीय नागरिकों को जो है बहुत बेरहमी के साथ निहत्थे लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया, अकाल मृत्यु की गोद में उसे सुला दिया गया। यह घटना है आपको मंगलवार के दिन की घटना थी, 22 अप्रैल 2025 की यह घटना है, जिसके प्रत्युत्तर में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई रात 1 बजे के बाद 2025 को मंगलवार के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर अपना एयर स्ट्राइक किए हैं। इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन सिंदूर आप जानते ही होंगे कि एक भारतीय जवान की अपने पत्नी के साथ जो उन्होंने इस घाटी में, वायसरन घाटी में जब घूमने जा रही थी तो उनके पति को उनके ही सामने सुहागन जो थी उसे सुहाग छीन लिया गया उनके सामने ही। इसीलिए इस सिंदूर की कीमत को ध्यान में रखकर और नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर शायद यह ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया है। अब आते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किए गए, जो तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से कौन कौन से हथियार प्रयोग किए गए हैं, उन सारी चीजों का हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम एक एक चीज को जानेंगे कि कौन कौन से जगह पर यह पूरे हथियारों का प्रयोग किए गए हैं और किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किए गए हैं, उस चीज की हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, ये देखिए पीओके के ये मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुद्रिके, बहावलपुर, ये सब इलाका है, तेराकला और वर्णाला। इन जगहों पर भारतीय जो सैनिकों के द्वारा, जो खासकर वायुसेना के द्वारा जो किए गए हैं प्रयोग, वो कौन कौन से जगह है, उस जगहों का हम विश्लेषण कराएंगे और ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से जगह हैं जिन पर यह आतंकी हमला किए गए हैं। आतंकी हमला का ये जवाब जो दिए गए हैं उसमें 9 जगहों को, साइट्स को टारगेट करके इस पर हवाई हमले किए गए हैं। ये एक एक चीज का बताता हूं। पीओके में यह 5 साइट्स है, नीचे से देखिएगा पीओके के पास यह 5 साइट्स है। साइट नंबर 9, 8, 6, 7 और 5 ये सारे के सारे पीओके में है और 4 साइट जो है पाकिस्तान में है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो एक एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। बहावलपुर देखते होंगे, बहावलपुर यहां पर है 1 नंबर पर, बहावलपुर पाकिस्तान में है। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद जो 100 किलोमीटर पीओके से है, वहां पर भारतीय सैनिकों के द्वारा, खासकर भारतीय वायुसेना के द्वारा उस पर ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया गया है। महमूना जोया कम सियालकोट में है, हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है, 15 किलोमीटर है। महमूना सेंटर जो है आपको जो है उनको उड़ा दिया गया है। यह मरकज तैयबा का था
और हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर था। मुद्री के यह मरकज तैयबा का है। लश्कर तैयबा 30 किलोमीटर के अंदर है। शेखपुरा जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ये सब इलाका है। और उसके बाद सैदाना बिलाल कैंप मुशर्राबाद, जैसे मोहम्मद का यह कैंप है। उसके बाद मस्कर शाहिद कोटली कैंप 15 किलोमीटर अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का है। मरकज अहदल अदीस बरनाला कैंप के पास है। यह 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर तैयबा का ये था। सरजजाल कैंप 8 किलोमीटर, यह सबसे कम दूरी पर था। सरजजाल कैंप इसी के आसपास है। इसको जो है कैंप को 13 कला के पास है। यह जैसे मोहम्मद का सरगना था, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर था, उसको उड़ा दिए गए हैं। मस्कर ए अब्बास कोटली गुलपुर 35 किलोमीटर के अंदर जैसे मोहम्मद का साइट था, उसको यह पूरी की पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए हैं। और सवाई नाला कैंप सवाई कैंप के आसपास है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किए गए हैं। यह 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मुजफ्फराबाद में पड़ेगा, इसी आसपास में पड़ेगा। 8 नंबर पर पड़ेगा। ये जगह को पूरी की पूरी 30 किलोमीटर अंदर जाकर मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये 9 कैंप है, जिसमें से जैसे मोहम्मद के 4, हिजबुल के 2 और लश्कर के 3 ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको पूरी की तरह ध्वस्त कर दिया गया है। आप पूरे देखिएगा कि सबसे कम जो है कंट्रोल ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल से जो दूरी है वह मिनिमम 8 किलोमीटर की दूरी पर है। या आपका 13 कला ये सबसे कम दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर। और सबसे ज्यादा दूरी पर है बहावलपुर 100 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के ये इंटरनल इलाका में है। यहां पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि जिस मिसाइल से इन पर हमला किया गया है, उन मिसाइलों में जो प्रयोग किया गया है उसका तकनीकी पक्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतने रेंज के लिए कौन कौन से मिसाइल यूज किए गए होंगे। एक एक चीज को तकनीकी पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऊपर के पूरे 5 साइट जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर में। देखेंगे ये पीला वाला जो जगह है, यह पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक अधिकृत में 5 जो है साइट, सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये सबसे ऊपर जो दे रहे हैं, यह सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद है। सवाई नाला कैंप 8 नंबर पर है। उसके बाद मरकज अब्बास कोटली, यहीं पर देखें मरकज अब्बास कोटली है। उसके बाद मस्कर शाहिद कोटली, ये देखेंगे 7 नंबर पर है। उसके मरकज अब्बास कोटली ये इसी आसपास में है। उसके बाद बरनाला है। ये सारे के सारे देखते होंगे। इसके बाद ये सारे के नीचे के 4 साइट जो है 13 कला, सियालकोट, मुद्री के और बहावलपुर, यह पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। और ये सारे के सारे पंजाब जिले से संबंधित है। पंजाब जिला पाकिस्तान से संबंधित है। अब आपको एक एक चीज तकनीकी पक्ष को बताने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज को आप जानने का प्रयास करेंगे। चलिए कौन कौन से इसमें मिसाइल का प्रयोग किया गया है, इसकी हम सारी की सारी सूची हम बताते हैं। पहला जिसमें इसका प्रयोग किया गया है वह देखिएगा यहां पर, चलिए राफेल 24,500 केजी का वजन का जहाज है। यह 9.5 टन के हथियार को ले जाने में सक्षम है। स्पीड है 1912 किलोमीटर की रफ्तार से, ये प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती जो है आपका का स्पीड है। और 1.8 मैक का स्पीड का है। यानी कि ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी गति से यह चलती है। रडार जो इसमें लगे हुए हैं वो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। जनरेशन 4.5 जनरेशन का है। अब इसमें लगने वाले मिसाइल से ही हमला कर
अंदर जाने की इनकी सीमा में जाने की जरूरत नहीं है, भारतीय सीमा में रहकर ही इनके पूरे जो कैंप थे जहां पर यह प्रशिक्षण दिया जाते थे आतंकवादियों को, उनकी सारे कैंपों को उड़ा दिया गया है। इसमें जो मिसाइल यूज किया गया है, पहला है एस्केल क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वह बहुत बड़े जगह को जो है एक्सप्लोसिव, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र को जब डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज होता है। और क्रूज मिसाइल जो होता है वह टैक्टिक मिसाइल होता है, यानी कि जहां पीक पॉइंट टारगेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्पेस क्रूज मिसाइल है। और दूसरा अंतर यह होता है कि क्रूज मिसाइल जो है अपने रास्ते को टारगेट के बदलते परिदृश्य के अनुसार, उसके मूवमेंट के अनुसार अपने टारगेट को चेंज कर सकता है, यानी कि मूवेबल टारगेट को भी अपने निशान बना सकता है। इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, इसका पूरा नाम स्टॉर्म शैडो भी है। मारक क्षमता 560 किलोमीटर की है, वजन 1300 किलोमीटर है, 1300 केजी है और 250 केजी का यह विस्फोटक पदार्थ अपने साथ ले सकती है। मेन इसका उद्देश्य है बंकर में छुपे दुश्मन को पहचान कर उसे विनष्ट करना। एक्यूरेसी एक खिड़की के साइज जैसी टारगेट को यह लक्षित कर सकता है, हिट कर सकता है, यह हैमर में ही। और ये स्कल्प मिसाइल जो है आपको बताता हूं, स्कल्प मिसाइल आपको मैं बता रहा हूं कौन सा है। देखिए यही है स्कल्प मिसाइल, स्टॉर्म शैडो के नाम से जाती है। देखिए इसमें विंग्स लगे हुए रहे हैं, चारों तरफ ध्यान से देखिएगा, ये पर छोटी छोटी विंग्स लगे हुए हैं। जो क्रूज मिसाइल होता है उसमें विंग्स लगे हुए रहते हैं, इसी विंग्स के कारण कंट्रोलिंग किया जाता है रडार सिस्टम से। और इसके अलावा इसको समय के अनुसार या खुद अपने या तो स्वयं अपने बदलते हुए जो टारगेट है उनके अनुसार अपने दिशा को चेंज कर सकती है, यानी कि यह मूवेबल टारगेट को भी अपनी टारगेट कर सकती है। ये एस्केप स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए एक और इसमें है जो लगता है हैमर मिसाइल, एक प्रकार का हैमर मिसाइल नहीं है, हैमर एक प्रकार का स्मार्ट बम है। मैं बता रहा हूं हैमर, ये देखिए यही है हैमर। हैमर एक प्रकार का स्मार्ट बम है जो हवा से जमीन पर मार कर सकता है। इसका वजन 200 से आपका 1000 केजी तक हो सकता है और मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि मैं शुरू में ही बताया था पृष्ठभूमि में कि 8 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर तक अपनी सीमा में रहकर मार कर सकती है। तो उसमें जरूर इस हैमर मिसाइल का यूज किया जाएगा और सिर्फ यह राफेल में ही लग सकता है, इसलिए राफेल का प्रयोग हुआ है। तो इस हैमर मिसाइल का निश्चित रूप से यूज किया गया होगा। लेजर गाइडेड सिस्टम पर आधारित है। एक एक तकनीकी पक्ष को समझेंगे कि यह लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है और यह जीपीएस सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अनुसार काम करता है, यानी कि यह मूवेबल टारगेट को भी यानी गतिशील वाहन को भी या ऑब्जेक्ट को अपनी निशाना बना सकता है। इसलिए अब यह भी कहेंगे कि यह एक तरह से क्रूज मिसाइल की तरह काम करता है या बम। हैमर एक प्रकार का बम है और जैसी क्रूज की तरह काम करेगा। देखिएगा क्रूज की पहचान यह है कि उसमें विंग्स लगे हुए रहते हैं, यानी कि जिसमें विंग्स रहेगा वह मूवेबल टारगेट को वह निश्चित रूप से लक्षित करके उसे विनष्ट कर सकता है और रिहायशी इलाके में छुपे हुए आतंकवादी को भी यह अचूक निशाना बना सकता है। तो देखे होंगे कि बहुत सारे जो रिहायशी इलाका में बने हुए थे आतंकवादी जो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे कि उस पर सिविलियन पर तो हमला नहीं करेगा भारतीय सेना, लेकिन उस रिहायशी इलाकों में इस हैमर मिसाइल
के द्वारा जरूर निशाना बनाया गया हो। कहा जाता है कि यह खिड़की के साइज या मूवेबल टारगेट को भी यह निशाना बना सकता है, खासकर रिहायशी इलाके में। और यह सिर्फ मिसाइल राफेल में लगता है। इसे राफेल, हालांकि पहले सिर्फ राफेल में लगता था, लेकिन अभी डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे सुखोई 30 MKI में लगाने के लिए भी इसे सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए अब यह 30 MKI में भी लगाया जा सकता है। हाँ, क्या इसमें ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया है या नहीं, तो ब्रह्मोस के बारे में बता रहा हूं। यह ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल देख रहा हूं। यह ब्रह्मोस जो है सिर्फ 30 MKI, जो सुखोई 30 MKI है, उसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित एक क्रूज मिसाइल है। ये भी क्रूज मिसाइल है, देखे होंगे लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। जो भी क्रूज मिसाइल है उसमें विंग्स लगे होते हैं लास्ट में, जिसमें विंग्स लगे होंगे, थोड़ा बहुत विंग्स लगा होगा नीचे, यहां आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा विंग्स लगे हुए हैं। इसके बारे में कुछ मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यह सिर्फ इंडिया की नहीं, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसकी जो स्पीड होता है वह 3 मैक का स्पीड है इसका, ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस का विकास जो किया गया है वह भारत और रूस का संयुक्त परियोजना के द्वारा बना है। यह भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम को संयुक्त रूप से लेकर ब्रह्मोस बनाया गया है। यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 3 मैक के स्पीड से लगभग 2.8 मैक के स्पीड से यह बिल्कुल ही ट्रेवल करती है। वजन 2500 किलोग्राम है और विस्फोटक 300 ग्राम का विस्फोटक अपने आगे ले जा सकती है। देखते होंगे ये जो नुकीला पार्ट है, यह इसका वारहेड होता है, यह इसका वारहेड होता है, यह इसका वारहेड है, यानी कि वारहेड में ही विस्फोटक पदार्थ लगे हुए रहते हैं। हमेशा वारहेड नुकीले पॉइंट या अग्र पॉइंट पर ही होते हैं मिसाइल के, यानी कि यह सुखोई 30 MKI में लग सकता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस जो पहली बार भारत में आया था उस समय इसका 290 किलोमीटर ही रेंज था, लेकिन 2016 में भारत जब MTCR का मेंबर बना तो इसका 300 किलोमीटर से अधिक अब रेंज किया जा सकता है, क्योंकि MTCR का अगर सदस्य नहीं है तो क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर यानी 300 से कम ही रेंज रखना है। इसलिए ब्रह्मपुत्र का ये ब्रह्मोस का सिर्फ 290 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था, ये रेंज था। लेकिन अब जो है MTCR का सदस्य बनने से अब इसका रेंज हो गया है लगभग 550 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 450 किलोमीटर भी बताया जाता है कि इसका मैक्सिमम रेंज है। लेकिन ऑन एवरेज हम मान सकते हैं कि यह 500 से लेकर 550 तक इसका रेंज हो सकता है। भारत में MTCR के मेंबर बनने से ही उत्तम किसके ब्रह्मोस का जब विकास हुआ है तो इसके रेंज भी बढ़ गए हैं। यानी कि आपको 3 मिसाइल के बारे में हमने बता दिया है। इसमें एस्केल, हैमर, इन सब मिसाइलों के बारे में बता दिया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, स्पाइस 2000 बम, स्पाइस 2000 बम की हम चर्चा करेंगे। तो अगर इसमें फीचर होगा तो मैं बताऊंगा इसमें स्पाइस 2000 बम के बारे में। चलिए, इसमें स्पाइस 2000 तो बम नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन मैं बताता हूं कि स्पाइस 2000 बम का प्रयोग जो किया गया था जब बालाकोट में 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया था, तो इसी स्पाइस 2000 बम का प्रयोग किया गया था। यह खैबर पख्तूनख्वा का प्रांत जैसे मोहम्मद के ठिकाने पर हमला किया गया था, उसमें मिराज 2000 का प्रयोग किया था। उस समय हमारे पास राफेल नहीं था, तो मिराज 2000 का प्रयोग किया गया था। और स्पाइस 2000 बम की खासियतें बताता हूं कि रेंज 60 किलोमीटर तक है, वजन 1000 किलोमीटर है, GPS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लेंस है, लेंस से आप ये बिल्कुल लैस है।
और खराब मौसम में भी सटीक निशाना बना सकता है। खासकर स्पाइस 2000 बम जंगल में अगर छुपे हुए आतंकवादी हो तो यह टारगेट पर सटीक वार कर सकता है। अब बोलेंगे कि सर आप बताइए कि कैसे यह बम जो है जंगल में छुपे आतंकवादी को हिट कर सकता है, तो उसका टेक्निकल पॉइंट जानने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसे स्पाइस बम सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर हीट सीकिंग मिसाइल की तरह कार्य करता है। यह है तो बम लेकिन हीट सीकिंग मिसाइल की तरह काम करते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम हैं तो हमारे शरीर से भी इमिशन हीट का हो रहा है, तो उसी प्रकार से यह हीट को पहचानता है और कहीं भी जंगल में छुपे हुए कहीं भी आतंकवादी हो तो उसे छुप कर या छुपे हुए आतंकवादी को टारगेट कर सटीक वार कर सकता है। स्पाइस बम का यह खासियत है। पोपाई मिसाइल, पोपाई मिसाइल आपको बता रहा हूं, पोपाई मिसाइल यही है, देखिएगा ध्यान से, यही है पोपाई मिसाइल। पोपाई मिसाइल की क्या बात है कि पोपाई मिसाइल राफेल में प्रयोग हो सकता है, तो जो भी आपका मिसाइल का प्रयोग किया होगा उन सारी, या बम स्मार्ट बम का प्रयोग किए गए हैं, एस्केल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया होगा, सारी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। पोपाई मिसाइल जो है एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, यानी कि अगर बालाकोट, ये आपको हम पीछे बताए थे कि सबसे जो दूरी पर है बहावलपुर, उसको पोपाई मिसाइल जो 100 किलोमीटर के रेंज पर है, तो हो सकता है कि इस मिसाइल का भी प्रयोग किया गया होगा। यह राफेल में प्रयोग होता है। पोपाई एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, वजन 1400 केजी है और 400 केजी विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। टीवी और इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम है, यानी कि टीवी और इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम है, यानी कि हम घर पर रहकर भी इस सिस्टम का हम प्रयोग कर सकते हैं और यह बंकर को भेदने की क्षमता भी रखता है। तो बंकर को जिस प्रकार से वह पीछे हम बताए हैं कि जिस प्रकार से आपका एस्केल्प मिसाइल जो है खत्म कर सकता है, उसी तरह से पोपाई मिसाइल भी बंकर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आप इसको देख रहे होंगे, ये बंकर को खत्म करने के लिए, और देखिए बंकर को खत्म करने यानी कि यह एक प्रकार से देखिए सभी पर विंग्स लगे हुए हैं, तो यह अपने टारगेट को समय के अनुसार चेंज भी कर सकता है या मूवमेंट कर सकता है, यानी कि अपने टारगेट को यह पीछा करके ही और खत्म करके ही मानती है। यानी कि पोपाई मिसाइल ये भी बंकर को खत्म करने की अद्भुत क्षमता रखता है, बंकर को नष्ट कर देता है। एक है सुदर्शन बम। सुदर्शन बम आपको बताता हूं, यही है सुदर्शन बम, एक नंबर पर यही है सुदर्शन बम। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां इस पर भी विंग्स लगे हुए हैं और यह भारत के डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी खासियत है कि यह लेजर गाइडेड सिस्टम जो इसे इतना सटीक बनाता है कि यह एक छोटे से टारगेट को भी नहीं चूकता है। तो यह है सुदर्शन बम। इसे भारत का स्वदेशी, अगर इसे एस्केल्प मिसाइल कहा जाए तो कोई अतिशोक्तिपूर्ण बात नहीं है। यानी कि सुदर्शन बम यह सुखोई 30 MKI से निशाना बना सकता है। रेंज बहुत छोटे रेंज के लिए, जैसे कि आपको छोटे रेंज के लिए 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का रेंज में अगर भेजना है तो इस सुदर्शन बम का ही यूज किया जा सकता है। वजन है 450 केजी, 40 केजी वजन विस्फोटक ले जा सकता है। विशेषता है कि ये भी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है और एक छोटे टारगेट को भी नहीं चूकता है। इवन की अगर एक छोटे से घर तक भी, इवन की एक छोटे से गाड़ी अगर मूवमेंट कर रहा है तो उस गाड़ी को भी निशाना बना सकता है। तो आप देखे होंगे कि एकदम सटीक निशाने पर आतंकवादी जहां छुपे हुए थे, पिन पॉइंट पर एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे आतंकवादी कैंप को उड़ा दिए गए। यह भारतीय टेक्नोलॉजी और डीआरडीओ को सैल्यूट है। इतनी एक्यूरेसी के साथ शायद ही किसी देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी काम करती है, इस पर गर्व करने की बात है। मैं सारी टेक्नोलॉजी और उसकी वैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण कराया है और आपको यह देखकर और गर्व महसूस होगा कि वंस अगेन ए लार्ज सैल्यूट फॉर ए डीआरडीओ साइंटिस्ट।
यह सब कुछ विशेषता मैंने आपको बताया है। और आपको यह भी बता देना चाहता हूं, ये तो हो गया तकनीकी पहलुओं के द्वारा। और एक अभी जो इजराइल के द्वारा है ड्रोन, जो आपका जिस ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सिर्फ ड्रोन ने किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है, और S-400 डिफेंस सिस्टम, इस सब की चर्चा हम करेंगे अभी इसी वीडियो में, और बताएंगे कि किस प्रकार से हमने जो है पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है, उसमें कौन सा एयर डिफेंस काम करता है, किस प्रकार से करता है, ये सारे चीज की हम चर्चा करेंगे। अभी तुरंत आते हैं जिसकी काफी चर्चा हो रही है, हेरॉन ड्रोन की। हेरॉन ड्रोन जो है एक घातक हमलावर ड्रोन है जो इजराइल के द्वारा दिया गया है। यह ड्रोन इतनी घातक ड्रोन है कि इसकी मैं कहानी बताता हूं, पूरी सत्यता। हाँ, एक चीज और भी बताता हूं कि ये भी जो भी न्यूज दिए गए हैं वह PIB के आधार पर है, या किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा या किसी प्रकार का युद्ध उन्माद करके वो बातें वीडियो ना बनाया जा रहा है। मैं सारे के सारे उसके टेक्निकलिटी और उनकी क्षमता के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, या ना इसका व्यू नहीं लेना है। यह सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर ज्योग्राफिकल लोकेशन और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर बताया जा रहा है। और जो भी सूचना दी जा रही है उससे किसी भी प्रकार का हमारे रक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं। और भारत सरकार के दिए गए एक दिशा निर्देश के अनुसार PIB और एक ऑथेंटिक स्रोत से जो दी गई सूचना है उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। अब आते हैं ड्रोन की, मैंने बातें कर दी कि किस प्रकार से हमने पूरी की पूरी तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिए हैं, और एक एक S-400 की काफी चर्चा चल रही है एयर डिफेंस में। जो हमारे विगत रात में 15 शहरों पर जो मिसाइल से जो आक्रमण, जो मिसाइल हमारे ऊपर 15 शहरों पर जो निकटवर्ती पाकिस्तान से लगे हुए शहर है, जिसमें जालंधर है, चंडीगढ़ है, ऐसे 15 शहर पर जो मिसाइल अटैक किए गए हैं, उस मिसाइल अटैक को बचाया है S-400। तो बहुत जगह पर यह न्यूज फ्लैश हो रहा है कि S-400 ने बचाया है, S-400 ने बचाया है। तो मैं आपकी एक एक चीज को ध्यान और इसकी तकनीकी चीज को दिखाना चाहता हूं कि न्यूज जो हमें परोसे जा रहे हैं उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। मैं उसकी इस एक एक वैज्ञानिक पहलुओं को मैं इसको बताना चाहूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि S-400 का कितना % प्रयोग हुआ है इस डिफेंस सिस्टम में। इसकी एक एक पहलू को ध्यान में देखेंगे। S-400 आपको बताते हैं, S-400 तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो उसका पिक्चर भी बताते हैं आपको। S-400 उसमें जो होता है, S-400 में 4 जो है कैनिस्टर होते हैं। 4 कैनिस्टर में आपका 8-8 मिसाइल का, यानी कि एक कैनिस्टर में है जो है आपका जो है 8-8 मिसाइल का, यानी कि 32 जो है उसमें मिसाइल जो है लगे हुए रहते हैं, और हर मिसाइल का रेंज अलग अलग होता है। हर कैनिस्टर में लगे हुए मिसाइल का रेंज अलग अलग होते हैं। ये जो है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के रेंज को बिल्कुल ही टारगेट को पिक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर कोई दुश्मन की देश की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है तो वह इंटरसेप्ट कर ऊपर ही मार सकता है। विश्व की सबसे अच्छी यह डिफेंस सिस्टम में से एक मानी जाती है। इस तरह के डिफेंस सिस्टम S-400 रशिया के हैं। उसी तरह से जो है भारत ने एक प्रकार से जो है डिफेंस सिस्टम का विकास किया है, अपना भी एक इसका डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और भारत के पास भी अपना स्वयं का भी डिफेंस सिस्टम है, उसमें कौन कौन से मिसाइल का प्रयोग किया गया, उसकी तकनीकी क्षमता को हम जानना चाहते हैं, और एक एक चीज को जानेंगे। जो 40 किलोमीटर सबसे कम रेंज की मिसाइल को अगर इंटरसेप्ट करने के लिए अगर हम छोड़े तो एक मिसाइल का कीमत 6 करोड़ है।
जबकि एक ड्रोन की बमुश्किल से या लाखों में कीमत होगी। तो एक ड्रोन को मारने के लिए हम 6 करोड़ रुपया बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे न्यूज चैनल पर यह दिखाया जा रहा है कि सारे ड्रोन का या बहुत सारी चीजों को जो इंटरसेप्ट किया जा रहा है वह सभी के सभी S-400 से किया जाता है। तो इसमें 100% यह सही बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी S-400 के अलावा भी हमारी खुद की इंटरसेप्ट प्रणाली है, और उसके अलावा इजराइल के द्वारा ब्राक 800 करके भी डिफेंस सिस्टम है, उससे भी हम इस छोटे छोटे टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। बराक की तो कहा जाता है कि 200 से 250 किलोमीटर तक रेंज बराक का भी है। अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है, माने उसको अब जो है विकसित कर लिया गया है। पहले यह 150 से 200 था, अब यह 250 तक किलोमीटर तक यह बताया जा रहा है। अगर इसको मैं 200 किलोमीटर ही ऑन एवरेज मान लूं तो यह 200 किलोमीटर तक ब्राक सिस्टम भी उसे डिफेंस सिस्टम में अचूक निशाना कर बचा सकती है। यानी कि हमारे यहाँ जो है मल्टी लेयर जो है डिफेंस सिस्टम है। एक एक चीज को जानेंगे। सबसे ऊपर S-400 या 400 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों को या मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, और 600 किलोमीटर टारगेट को पहचान सकता है, और एक साथ में 36 टारगेट को एक बार इंगेज कर सकता है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में अगर समझे कि 36 मिसाइल एक बार में अगर छोड़ दिया गया तो उसका एक कैनेस्टर जो है, यानी कि उसका एक जो है सिस्टम जो है, ऐसे मेरे 3 सिस्टम है, तो इस प्रकार से अगर एक सिस्टम 36 टारगेट को एक बार लॉक कर सकता है, और ये 600 किलोमीटर की दूरी पर इसको बिल्कुल पहचान सकता है कि दुश्मन की मिसाइल जो है वहां पर आ रही है, और 600 मीटर तक 600 किलोमीटर तक देख सकता है दुश्मनों को, मिसाइल को, या किसी टारगेट को या ऑब्जेक्ट को। ये खूबसूरती है S-400 का। उससे नीचे आते हैं तो बराक 8 करके यह भी एक प्रकार का डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है, जो 200 से 250 किलोमीटर के रेंज में होगा, उसको यह इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे मेरा जो है मिसाइल सिस्टम आकाश डिफेंस सिस्टम है, जो यह लोअर ऑर्बिट पर जितने भी मिसाइल आते हैं उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। 30 किलोमीटर से लेकर 50-60 किलोमीटर तक अब रेंज में जितना भी है, ये 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर रख लीजिए, या पूरी की पूरी आकाश डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। तो छोटे छोटे ड्रोन को मारना, या फिर इसमें आकाश सिस्टम ने काम किया है। बहुत जगह न्यूज चैनल पर बताए जा रहे हैं कि सारे के सारे इंटरसेप्ट जो किए हैं वह S-400 है, तो यह गलत बताया जा रहा है। ये छोटे छोटे ड्रोन को मारने का काम आकाश सिस्टम किया है। और आकाश को आपको एक बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज दे देता हूं कि आकाश डिफेंस सिस्टम को कहा जाता है कि यह रशिया के रशिया ये कहते हैं USA का जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उससे भी बढ़िया आकाश सिस्टम काम कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे ड्रोन को खत्म कर दिया। यह आकाश डिफेंस सिस्टम, यह स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। वंस अगेन ए लार्ज सैल्यूट फॉर ए DRDO साइंटिस्ट। इसके अलावा भी हमारे ऊपर के लेयर के डिफेंस सिस्टम है। ऊपर के डिफेंस लेयर सिस्टम को हम 2 वर्गों में बांट कर देखते हैं। एक होता है पैड और दूसरा होता है एड। पैड जो होता है पृथ्वी एयर डिफेंस, PAD। पैड का मतलब होता है, आपको बता देता हूं यहीं पर, ये PAD है। ये PAD है और ADD है। पैड का मतलब होता है पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस है। ADD यह है एडवांस एयर डिफेंस। एडवांस एयर डिफेंस जो किया जाता है ADD, यानी कि यह 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक एयर डिफेंस सिस्टम है, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक
यह ऊपर इंटरसेप्ट कर सकता है और दूरी में 150 से लेकर 200 किलोमीटर यह स्वदेशी है। और उसके बाद पैड पृथ्वी एयर डिफेंस है, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मार कर सकता है। और रेंज जो है, रेंज का मतलब पराबोलिक रूप में, इस रूप में यह रेंज जो है यह काफी है। ये इसका हाइट है 80 किलोमीटर हाइट तक यह मार कर सकता है। और यह रेंज जो है, रेंज देखकर विकसित देशों के भी होश फाकते हो गए हैं, इवन कि रसिया। और ये ऐसी बातें नहीं है जो मैं बढ़ा चढ़ाकर इस बातों को कह रहा हूं, यह भारत सरकार के वेबसाइट या DRDO के वेबसाइट पढ़िए आप, यह पूरा डाटा मैं लिया हूं। मैं किसी प्रकार के युद्ध उन्माद में ऐसी कोई सूचना नहीं दे रहा हूं जो बिल्कुल उसको कहते हैं फेक न्यूज हो। यानी कि यह DRDO के वेबसाइट पर भी जाएंगे तो पैड और एड की चर्चा हुई है। इसमें 300 किलोमीटर की रेंज से लेकर आपको बिलीव नहीं होगा, यानी कि अब जो इसमें कनस्तर में जो मिसाइल जोड़े जा रहे हैं वह कहा जा रहा है कि 2000 किलोमीटर। अब बताइए इसका रेंज, ब्रह्मोस का मिसाइल का रेंज, ब्रह्मोस कहते हैं, आपका जो S-400 है वो 400 किलोमीटर तक ही रेंज है और 600 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन इसका रेंज जो है आपका आ गया है 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक यह अपने रेंज को इंगेज कर सकता है और उसे वहीं पर मार के गिरा सकता है। यानी कि जहां से वह ओरिजिन होगा वहीं पर यह मार के गिरा सकता है। इतनी क्षमता है पैड की पृथ्वी एयर डिफेंस की यह 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। कुछ लोगों का यह मानना है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्या आने वाले भविष्य में 5000 किलोमीटर तक को भी यह मार के गिरा देगा। तो बताइए S-400 का 400 किलोमीटर है और यह 2000 किलोमीटर, 3000 से 2000 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है। या अगर मैं वीडियो इस आक्रमण से पहले बनाता तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि इंडिया का इतना मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है क्या। यस, इसलिए देखते होंगे कि पाकिस्तान ने सभी प्रकार के मिसाइल, इवन की बैलिस्टिक मिसाइल भी रात को दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, लेकिन वह जालंधर में इंटरसेप्ट कर दिया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तक ये PIB में न्यूज नहीं आ जाता है तब तक मैं बिना पुष्टि किए हुए मैं किसी प्रकार का जुनूनवान में नहीं बोलता हूं। लेकिन इसकी पुष्टि हो गई है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही जालंधर के पास, पंजाब के पास मार के गिरा दिया गया है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है। नहीं तो दिल्ली को एक बहुत बड़ा नुकसान होता। वह क्रूज मिसाइल नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल था, यानी कि एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता था वह मिसाइल, जिसको पूर्णतः देखिए दिल्ली वालों में या किसी भी प्रकार में किसी प्रकार का अब जो है किसी प्रकार का घबराहट या किसी प्रकार का नहीं है जितनी पाकिस्तानियों की है, क्योंकि मुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि हमारा जो है मल्टी लेयर का डिफेंस सिस्टम है। अब आप समझ गए होंगे कि 30 किलोमीटर से लेकर सिर्फ 400 किलोमीटर नहीं, अब तो हम 2000 किलोमीटर तक आराम से मल्टी लेयर का डिफेंस सिस्टम हम बनाकर बैठे हैं। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, न पैनिक होने की आवश्यकता है। ये सारे के सारे एयर डिफेंस जो है हमने आपको बता दिया है। और एक दो खासियत और बता रहा हूं, ब्रह्मोस मिसाइल का हमने अभी तक टेस्टिंग नहीं किया है पाकिस्तान के ऊपर। उसको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी प्रकार से विकसित देश के रडार जब नहीं पकड़ पाते हैं तो पाकिस्तान के रडार से सिस्टम कैसे पकड़ पाएंगे। HQ-9 जो चीन के द्वारा पाकिस्तान का दिए गए जो डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने एक रडार से, रडार कहते हैं उसे, एक छोटे से ये ड्रोन से हमने मार गिराया है। तो समझ जाइए कि ड्रोन का स्पीड भी कम होता है, सारी चीज कम होती है, इसके बावजूद भी हमने ड्रोन से जब मार गिराया है, जो इजराइल के द्वारा ड्रोन दिया गया है, तो फिर यह हमारे ब्रह्मोस को कैसे रोक पाएगा। यह तो खैर हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध में ज्यादा एस्केलेशन हो या किसी प्रकार की हो, तो
पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे खोने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने बताया था कि पुलवामा का अटैक या बहुत सारे अटैक्स जो अभी हुए हैं, उन अटैक के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है, अगर चले जाएंगे तो आप सारे का सारा जो है उस अटैक के पीछे क्या कारण रहे हैं, मैं हिस्ट्री ये वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने आपको पूरी टेक्नोलॉजी को समझाने का प्रयास किया है, उसमें कुछ बातें मैं ऐड करना चाहता हूं और आप ये देख लीजिएगा कि इसका मेन मकसद, पाकिस्तान का मेन मकसद ये था कि हम किसी प्रकार से धार्मिक उन्माद के नाम पर भारत में जो विकास जो हो रहा है उसकी पूरे सोशल सिनारियों को तोड़ने का प्रयास था। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए जो आपका जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसे लीड करने वाले में एक सिख महिला थी और एक जो है मुस्लिम महिला थी। आपके यहाँ यह धर्म और जाति के आधार पर नाम लिए जाते हैं, लेकिन मैं चूंकि आपको इंगित करना था तो मैं बताना चाहता हूं कि नेवी अफसर विंग कमांडर भूमिका सिख थी और कर्नल अफसर सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम है। 2006 के कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भाग लिया। उन्होंने ब्रीफिंग किया है अपने इस न्यूज को, और यह एक तमाचा है वैसे देश के लोगों को कोई यह सपना देख रहे हैं कि हम किसी जाति, धर्म या मजहब के नाम पर इस देश का बंटवारा करें। यह वीडियो बहुत जो है वेटेड था और काफी यह मेरे ऊपर आ रहा था कि आप सर इस सिंदूर के ऊपर जो प्रयोग किया गया हथियार है, बहुत सारे न्यूज पर फ्लैश चलाए जा रहे हैं कि इस 400 का प्रयोग किया गया है, बहुत सारी चीज पर ये ऐसे बिल्कुल ही न्यूज आ रहे थे कि इस्लामाबाद तक हमने आक्रमण कर दिया है, इस्लामाबाद तक हम अटैक कर दिए हैं। ऐसी न्यूजें जो है वह पत्रकारिता की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसलिए सिर्फ आपसे करबद्ध अनुरोध है कि किसी भी टीवी या मोबाइल के किसी भी दी गई मिस इन्फॉर्मेशन को आप सत्य नहीं मानिए। आपके को भगवान ने जरूर ही, ईश्वर ने आपको मोबाइल दिए हैं और देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो इस सोशल मीडिया के दी गई न्यूज से आप बचिएगा, क्योंकि इससे काफी पैनिक क्रिएट होता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ PIB न्यूज को ही अपना ऑथेंटिक स्रोत मानिएगा और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन, खासकर रक्षा मंत्रालय द्वारा जो भी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपलोड किए जाते हैं वही उसी को ऑथेंटिक मानिएगा, क्योंकि युद्धोन्माद और पैनिक बटन कई प्रकार के हादसों को जन्म दे सकती है। हमें अपने वैज्ञानिकों और सेना पर पूर्णतः विश्वास है। इसलिए दिल्ली जैसे जगहों पर जो बेहद सेंसिटिव है, मेरे चेहरा पर किसी प्रकार का घबराहट नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे DRDO के वैज्ञानिकों पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। और अगर इंडिया ने तो अभी सिर्फ 1% भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है, और ये मैं बरगुला पर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 1% का भी प्रयोग नहीं किया है। मैं इस सूचना को पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि उनके 4 विमान मारे गए हैं, जब तक यह पूरी पुष्टि नहीं हो जाती है F-16 से लेकर, और ये आपका जो चाइना के द्वारा जो दिया गया विमान है, जो उनको 2 और भी मारे गए हैं, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता हूं जब तक उसका पूर्णतः इंफॉर्मेशन नहीं आता है। लेकिन यह अच्छी तरह से कंफर्मेशन हो चुका है, लगभग 80-90% यह न्यूज सही है। तो समझ जाइए कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने सही मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1% भी शक्ति का मैंने प्रदर्शन नहीं किया है। अगर पूर्णतः ब्रह्मोस से लेकर पिनाका मिसाइल, त्रिशूल और सारे मिसाइल पर आ गए, पटना के मिसाइल, पटना नाम से ही है पृथ्वी, पटना से हो गया पृथ्वी, PA अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। अगर इनमें से 5 में से मैं किसी भी, अभी सिर्फ आकाश का प्रयोग किया गया है,
अगर इसमें से 5 का इस्तेमाल कर लिया और ब्रह्मोस का अगर कर लिया और जितना हमने बताया है तो समझ जाइए क्या हश्र होगा आपका। लेकिन मेरा कभी भी इनोसेंट आदमी पर या किसी भी प्रकार के मानवीय भाव पर हम नहीं चाहते हैं एस्केलेशन। यह पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वह आगे का युद्ध किस रूप में ओर ले जाना चाहता है। डैड सीन। और इन शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूं कि ऐसे वीडियो मैं हमेशा लेकर आऊंगा। और अगली जो वीडियो लेकर आ रहा हूं यह आएंगे कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। लो एल्ड होता है, हाई एल्ड होता है, मीडियम एल्ड होता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में कौन कौन से परमाणु बम में दक्षता हासिल कर लिया है। क्या भारत के परमाणु क्षमता यूएसए और रशिया के बाद इतनी इफिशियंसी क्या सिर्फ इंडिया में है या इंडिया उस कगार में शामिल हो गया है। शक्ति 98 क्या है, स्माइलिंग बुद्धा क्या था, सबकी चर्चा करेंगे। दैट्स इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह तकनीकी साइंस टेक पर आधारित वीडियो जब हमने ड्रोन सिस्टम को ही बताया था। और देखिए ड्रोन सिस्टम बताए थे और यह बीपीएससी के मेंस में भी प्रश्न में आए थे, डायरेक्ट प्रश्न, उसकी भी व्याख्या करवाया हूं। वो भी आप वीडियो अपलोड होगी तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। हमें डीआरडीओ के रक्षा वैज्ञानिकों पर पूर्णतः विश्वास है, हमारे सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।